स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 विज्ञान यानी साइंस का जो आपका एग्जाम होगा 5 जुलाई को, उसका आज हम लोग जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आपका जो है टोटल 4 एग्जाम समाप्त हो चुका है, केवल आपका जो 5 जुलाई और 7 जुलाई का एग्ज़ाम बचा हुआ है। और 7 जुलाई को जो वही बच्चा एग्ज़ाम देगा जो टर्म 1 में संस्कृत का एग्ज़ाम दिया था। और टर्म 1 में कितने संस्कृत का एग्ज़ाम दिए थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वही बच्चा टर्म 2 में एग्ज़ाम देगा। और आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा, कैसा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। और आपको जो है ये हर एक प्रश्न को, इस वीडियो का हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के लिए हर एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको जो यहाँ से अधिक प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहेगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो इस वीडियो का ही तरह आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहे, ठीक है। आपको जैसा जैसा पैटर्न इसमें बताने वाला सेम आपका एग्जाम में ऐसा ही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले सेक्शन ए पूछेगा, 7 गो प्रश्न पूछेगा, 5 गो का उत्तर देना, एक प्रश्न पर 2 नंबर यानी 10 नंबर यहाँ से आपको जो सेक्शन ए से पूछा जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न आपका ऐसा ही रहने वाला है। एग्जाम में तो घबराइएगा मत, सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए, जहां भी साइंस में दिक्कत होता है कमेंट में बताइएगा। तो देखिए आपका पहला प्रश्न पूछता है शक्ति का एसआई मात्रक लिखे और उसे परिभाषित करें, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक पहले लिखना है और इसका जो आपको जो व्याख्यानी परिभाषित करना है, क्या है शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाए शक्ति का एसआई मात्रक डब्ल्यू यानी जो वाट होता है। तो शक्ति बोले तो पी इसको हो जाता है, सूचित किया जाता है, और इसका एसआई मात्रक जो है डब्ल्यू यानी वाट हो जाता है। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए 2 नंबर प्रश्न की ओर। आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखे, ठीक है। आवृत्ति को आपको परिभाषित करना है और इसका अब एसआई मात्रक लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु में 1 सेकेंड में जितने कंपन होता है, ठीक है, 1 सेकेंड में जितना बार कंपन कर सकता है उन कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और इसका एस आई मात्रक, यहाँ आपको जो एस आई जो जोड़ लेना है, इसका एस आई मात्रक हर्ट्ज होता है यानी एच जेड होता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में जितना कंपन होता है उन कंपनों को संख्या जितना कंपन होता है सभी को गिनकर उसको आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। आगे बढ़ के आपका 3 नंबर प्रश्न पूछता है आयोगाड्रेट संख्या का मान क्या होता है, ठीक है। आयोगाड्रेट संख्या जो आपका है उसका क्या मान होता है, तो उसका मान आप भी जानते हैं 6.022 इंटू 10 का पावर आपका 23, ठीक है। 6.022 इंटू 10 का पावर यानी 10 का पावर 23 होता है आयोगाड्रेट संख्या का मान, ठीक है। क्योंकि इससे आपका मैथ भी यानी आपका न्यूमेरिकल भी इससे पूछेगा। आगे बढ़िए 4 नंबर प्रश्न की ओर की मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, किसी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपका किसी भी पदार्थ के 1 मोल हो गया, मोल आपका मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान, ठीक है। आपको मोल यहाँ दिया रहेगा, ये आपका दिया गया द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान, मोल बराबर आपका छोटा एम बटा में बड़ा एम, ठीक है। छोटा एम दिया गया द्रव्यमान, बड़ा एम मोलर द्रव्यमान। तो इसको आपको जो है 1 मोल के द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है और इसे एम से प्रदर्शित यानी जो इसे दिखाते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए आपका जो 5 नंबर प्रश्न है केनाल किरणें क्या है, ठीक है। केनाल जो किरणें है क्या है, तो केनाल किरणें क्या है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा एनोड से उत्पन्न होने वाले धन आवेशित किरणें केनाल किरणें कहलाती है। इन किरणों की खोज सन 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी। यानी का जो एनोड से उत्पन्न होने वाले जितना भी प्लस वाला चार्ज यानी धनावेशित कण है किरणें हैं उसी को केनाल किरणें कहते हैं। और इसका खोज जो गोल्डस्टीन ने ई गोल्डस्टीन लिखा, ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने
किया था सन 1886 में। देखिए जहाँ पर दिक्कत होता है कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका ये साइंस है, साइंस न्यूमेरिकल में भी जहाँ से दिक्कत होता है तो मैं एक न्यूमेरिकल का नेक्स्ट आपको से अलग वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा जिसको जिसको न्यूमेरिकल में दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 नंबर पूछता है, दो संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, दो संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए आपको यहाँ पर असंक्रामक और संक्रामक में बहुत ही डिफरेंट पाया जाता है, क्योंकि संक्रामक रोग जो है आपका जो व्यक्तिगत संबंध से फैलता है, और असंक्रामक रोग ऐसा जो है व्यक्तिगत संबंध से वो नहीं फैलता। ठीक है, तो संक्रामक रोग फैला, इसलिए संक्रामक रोग का उदाहरण हो जाएगा चेचक, हो जाएगा कोरोना हो जाएगा। कोरोना के संबंध में अगर दूसरे व्यक्ति आता है तो उसको भी कोरोना होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। आपका 7 नंबर का प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति उससे कहते हैं जो न सिर्फ जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, बल्कि वह मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। यानी स्वास्थ्य व्यक्ति किसको कहेंगे, तो शारीरिक आपका जो है शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य है, अच्छा है, देह हाथ उसका अच्छा है, और जो मानसिक यानी उसका दिमागी संतुलन भी अच्छा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्वास्थ्य व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए का प्रश्न समाप्त हुआ। आगे बढ़िए सेक्शन बी, जो कि आपका जो 15 नंबर का रहता है। ठीक है, इसमें 7 गो प्रश्न पूछता, 5 प्रश्न का उत्तर देना, एक प्रश्न पर 3 नंबर, यानी टोटल 15 नंबर। सेम पैटर्न आपका एग्जाम का जो है ऐसा ही रहने वाला है। घबराइएगा मत, सभी को अच्छी तरह से देखिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़िए। 8 नंबर का प्रश्न पूछता है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु की गतिज के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु में, ठीक है, किसी वस्तु में अगर आपका जो उपस्थित ऊर्जा है, ठीक है, उपस्थित ऊर्जा गति के कारण जो भी व्यक्ति गति कर रहा है उसमें उपस्थित ऊर्जा है, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला हो जाएगा वस्तु की गति और वस्तु के द्रव्यमान पर जो है आपका जो है गतिज ऊर्जा बहुत जो है यही 2 कारकों पर निर्भर करता है। आगे बढ़िए। आपका 9 नंबर का जो प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित कर। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। तो देखिए जैसे बता रहा हूँ एकदम दिमाग में वैसे ही आपको जो है इसको समझना है। तो अनुदैर्घ्य तरंग जब किसी माध्यम से, ठीक है, जब किसी माध्यम से यांत्रिक तरंग संचलित होती है तो माध्यम के कण तरंग की दिशा में समांतर कंपन करता है, तब इस प्रकार की तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यानी जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग जो संचलित होता है, ठीक है, संचलित होता है, जैसे जैसे इसके चाल की दिशा बढ़ता है ये समांतर कंपन करता है, यानी जो बराबर कंपन करता है, और इसी प्रकार के तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। आगे बढ़िए। आपका जो अनुप्रस्थ तरंग का आंसर हो जाएगा कि जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग जो है संचरित होती है तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में लंबवत कंपन करता है, तब इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। वही बात है, लेकिन इसमें आपका जो इसका चलने की दिशा जो है सिर्फ लंबवत यानी सीधा रहता है, और आपका अनुप्रस्थ जो तरंग था अनुदैर्घ्य तरंग उसमें आपको जो समांतर चलने वाला था, ठीक है, समांतर कंपन करता है, इसमें लंबवत कंपन करता। बस यही दोनों में डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां भी दिक्कत होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 10 नंबर का आपका प्रश्न हो जाएगा कि मोल में बदले। ठीक है, मोल में बदले, तो मोल का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो मोल बराबर आपका क्या, तो मोल बराबर आपका जो है छोटा एम बटा में बड़ा एम, यानी छोटा एम आपका दिया गया द्रव्यमान और बड़ा एम मोलर द्रव्यमान। मैंने अभी आपको बताया दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो आपको जो 12 ग्राम जो ऑक्सीजन गैस को जो है मोल में बदलना। ठीक है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस दिया है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन गैस इसके साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन रहे तो O लिखिएगा, ऑक्सीजन गैस रहे तो O2 लिखिएगा। ठीक है, O2 लिखिएगा। तो 10 मोल में
जो है इसको जो है 10 नंबर का प्रश्न है कि मोल में बदले। ठीक है, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में बदलना है तो सबसे पहले आपको जो है ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। तो ऑक्सीजन का आपका जो है परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। ठीक है, 16 होता है। और 2 आपको जो गुना में है तो 2 को गुना में करना है। 16 दूनी कितना होता है तो 32 होता है। ये 32 आपका क्या निकला, बड़ा एम निकला, यानी मोलर द्रव्यमान आपका जो है 32 निकला। और आपको जो है 12 ग्राम दिया गया द्रव्यमान, छोटका एम आपको जो है 12 ग्राम दिया गया है और इसको आपको मोल में बदलना। तो चलिए इसको हम लोग बदलते हैं। ठीक है, तो मोल बराबर आप लिखिएगा सिंपल सा, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान वही आपका छोटा एम बटा बड़ा में बड़ा एम। तो मोल आपका जो है निकालना है तो 12 ग्राम आपका जो दिया गया द्रव्यमान, तो 12 बटा में अभी मैंने निकाला, मोलर द्रव्यमान कितना था 32 था। ठीक है, अगर आप इसे काटते तो आपका जो आंसर जो है कुछ इस प्रकार का होगा 0.375। ठीक है, मोल आपका जो 0.375 होगा, आंसर को चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, आपका जो 10 नंबर का जो बी नंबर का जो प्रश्न है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में बदले। ठीक है, तो मोल बराबर आपको सिंपल, पहले देखिए आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इसको मोलर द्रव्यमान में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र पहले लिखिए, क्या होता है तो CO2 होता है। ठीक है, और कार्बन का आपका जो है क्या, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है। ऑक्सीजन का मैंने अभी बताया ऑक्सीजन O2 है, तो यहाँ पर आपको सीधा यहाँ प्लस करना। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस कर 32 लिख देना, प्लस कर 12 और 32 को जोड़ते तो 44 प्राप्त होता है, 44। ठीक है, आपको याद रखना मोलर द्रव्यमान 44 है। ठीक है, और इसको आपको जो 22 ग्राम आपका जो है दिया गया द्रव्यमान मोल, इसको जो है मोल में बदलता, मोल बराबर सिंपल लिखेगा, सिंपल मोल बराबर छोटा एम बटा में बड़ा एम। ठीक है, छोटा एम कितना था 22 था दिया गया है, और मोलर द्रव्यमान हम लोग अभी 44 निकाले, तो 22 दूना 44 यानी 1/2, और 1/2 को पूर्णांक में लाएंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 किया तो मोल आएगा। ठीक है, मोल आपका जो 0.5 आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की, और जो पूछता है आपका प्रश्न की 10 मोल जल का जो द्रव्यमान ज्ञात है। ठीक है, 10 मोल आपका, इसमें आपको मोल दिया गया है और इसका जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको जो कमेंट में बताना है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। वैसे तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, लेकिन आपको अभी कमेंट करना, तो कमेंट कर दीजिए, और नहीं कर पाते तो मैं अभी तुरंत बताने वाला हूँ। तो आपका जल का जो है जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, H2O होता है, और H का आपका जो है क्या, तो H का आपको सबसे पहले मैंने अभी बताया कि इसको जो आपको मोलर द्रव्यमान में करना है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान में H2O को करना है, और H का आपका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। 2 गुना में सिंपल से गुना में 2 लिख लीजिए, प्लस सिर्फ ऑक्सीजन। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ 16 लिख दीजिएगा। 2 को 1 से गुना करने पर 2 ही आता है, प्लस में 16 कर लीजिएगा, तो 16 2 कितना होगा, तो 16 और 2 18 होगा। ध्यान रखिएगा आपको जो बड़ा एम यहाँ पर 18 मिला, और इसका बाद आपको जो है इसमें मोल दिया। ठीक है, तो मोल बराबर होता है, देखिए सबसे पहले मोल लिख लीजिए 10 दिया, और आपको इसमें दिया गया द्रव्यमान, यानी जो है छोटका एम निकालना है, और बड़का एम आपको जी कितना दिया गया, तो 18 दिया गया था। ठीक है, तो एम बराबर लिखिएगा आप जो है 10 गुना 18, 10 गुना 18 करेंगे और इसको गुना करेंगे तो आपको जो 180 प्राप्त होगा। ठीक है, कितना प्राप्त होगा, 180 प्राप्त होगा। ये क्या है, तो ये आपका जो है द्रव्यमान हो गया। ठीक है, तो जो कि आपका जो अभी 2 प्रश्न देखे वही आपका 180 क्या द्रव्यमान आ गया। ठीक है, आगे बढ़िए, आपका नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर की ओर की उदाहरण के साथ परिभाषित कर, किसको संयुक्ता है, इसको आपको उदाहरण के साथ जो परिभाषित करना है। उत्तर हो जाएगा संयुक्ता को परिभाषित करना, तो किसी भी परमाणु द्रव्यमान की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयुक्ता कहते हैं। मान के चलिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण में, मान के चलिए जैसे आपका सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक यहाँ से 2 8 1 होता है। ठीक है, 2 8 1 होता है, और एक इसका बाह्य कक्ष का जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है, और एक जो है यहाँ जो है 4 से कम है, 4 से कम है, तो ये आपका सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके एक इलेक्ट्रॉन दे देती है, सोडियम पर प्लस चार्ज लग जाता है, यानी Na+
लग जाता है। तो इसी प्रकार आपका जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसलिए इसकी संयोजकता एक होती है। अगर आप यहाँ सोडियम का भी उदाहरण देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, सिंपल आंसर वही निकल कर आएगा। और इसका बाद आपको जो देखिए यहाँ पर 2 बार आंसर रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और संभारी को आपको यहाँ पर जो है परिभाषित करना। ठीक है, तो अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान हो लेकिन उनके परमाणु की संख्या अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणु को संभारिक कहते हैं। उदाहरण कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का परमाणु भार जो 40 होता है, लेकिन दोनों का परमाणु क्रमांकन अलग अलग होता है तथा कार्बन और नाइट्रोजन का संभारिक है। मान के चलिए अगर आपको जो संभारिक पूछता तो इसमें सीधा लिखेगा अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान तो समान होता है। द्रव्यमान बोले तो आपका जो मान के चलिए हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का जो आपका जो इसका एक द्रव्यमान होता है और एक इसका जो है क्या, तो एक इसका आपका जो है परमाणु संख्या, ऊपर वाला को द्रव्यमान बोलेगा, नीचे वाला को परमाणु संख्या बोलेगा, ये में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो जिसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है और इसका परमाणु संख्या अलग होता है संभारिक कहलाता है। उदाहरण में कार्बन तथा नाइट्रोजन को दे दीजिएगा, इसका भार 40 होता है और लेकिन आपका जो दोनों का परमाणु क्रमांकन अलग अलग होता है। दोनों जो आपका कार्बन नाइट्रोजन जो संभारिक में आता है, सिंपल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए 13 नंबर का प्रश्न कि टीकाकरण क्यों आवश्यक है। ठीक है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। उत्तर हो जाएगा हमारे शरीर में किसी के जो बीमारी के लड़ने के लिए प्रतिरोधात्मक क्षमता के लिए जो दवा दी जाती है उसे टीका व वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है और हो सकता है कि यह दवा आपको खिलाई जाए, पिलाई जाए या इंजेक्शन के माध्यम से इसे शरीर में डाली जाए। इस प्रकार जो है हमारे शरीर की रोग जो है प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। मतलब कि आपको जो टीकाकरण जो है बीमारी से लड़ने के लिए जो ये दिया जाता है। ठीक है, मान चलिए आपको इसे दवा के रूप में दिया जाता है या जो इसे आपको जो पिला दिया जाता है सिरप के रूप में या इंजेक्शन के रूप में आपको जो इसको जो शरीर में डाला जाता है। तो टीकाकरण का आवश्यक इसलिए है अगर आपको जो कोई भी बीमारी होता है तो इसको रोकने का क्षमता जो रहता है, इसलिए आपको टीकाकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ के आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन की वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन के पादपों के अवशोषण योग नाइट्रोजन यौगिक नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है। यानी नाइट्रोजन में स्थिरीकरण क्या था, तो आपका जो वायुमंडल में मुक्त जो आपका नाइट्रोजन जो गैस है ये पादपों का जो अवशोषण को योग करता है और इसमें इसको जो प्रक्रिया करने में राइबोसोम जो एक जीवाणु है जो कि इसके द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका सेक्शन भी समाप्त हुआ, सेक्शन से स्टार्ट हुआ जिसमें टोटल 5 प्रश्न पूछे, 5 गो में से 3 गो का उत्तर देना, एक प्रश्न पर 5, टोटल 15 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो सेम पैटर्न आपका एग्जाम में ऐसा ही रहेगा, तो घबराइएगा मत। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा। जहां भी साइंस में दिक्कत होता है, जो भी चैप्टर से न्यूमेरिकल हो या कहीं भी से कोई भी दिक्कत नहीं, कमेंट में सिर्फ बता दीजिएगा। तो 15 नंबर का प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा क्या। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 प्रकार क्या है। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ये आपको जो इसका न्यूमेरिकल हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो कार्य करने के लिए किसी भी वस्तु में उपस्थित जो गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी उपस्थित किसी भी गतिज में उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं और इसी में आपको स्थितिज ऊर्जा भी है और इस दोनों को स्थितिज और गतिज ऊर्जा का प्लस को यानी इसको दोनों जोड़ने का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और आपका जो यांत्रिक ये ऊर्जा है ये 2 प्रकार का होता है।
पहला आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिक ऊर्जा, क्योंकि यही दोनों ऊर्जा के जो मिलने से ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। और बात रहा आपका न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल पूरा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील गतिज ऊर्जा पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है, एम वी का स्क्वायर। एम जहां आपका होता है केजी और भी आपका होता है एक वस्तु का वेग। वस्तु का वेग आपका भी द्रव्यमान होता है एम बराबर केजी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर कर देखते हैं। तो सीधा हाफ लिखे है, देखिए सीधा आपको जो है यहाँ पर आपको हाफ लिखना है। द्रव्यमान कितना था, 15 था, द्रव्यमान 15 था। और आपका जो है कि आपका जो वेग कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर आपको 16 कर देना, ठीक है। 4 का आपका स्क्वायर करना है, यहाँ पर आपको स्क्वायर करके देखिएगा। 4 का स्क्वायर आपको 16 करना है, 2 से काटिए, 16 को आपको काट दे तो यहाँ 8 प्राप्त होता है। और 15 गुना 8 आपका कितना आंसर होगा, कमेंट में इसको जरूर बताइएगा, ठीक है। और आंसर आपका राइट होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ हम गुना करने के लिए कहें नहीं बता सकते हैं, तो मैं आपका आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो इसको आपको जो है इसको गुना कर कर दिखाना है और आपको कमेंट में इसका आंसर बताना 15 गुना 8 कितना होता है। और आपका जो इस प्रकार गतिज ऊर्जा निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 16 नंबर प्रश्न पूछता है कि समान मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता पारस्य क्या है, किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, ठीक है। 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगी। इसका उत्तर देखेंगे। समान मनुष्य के कार्य के लिए जो है श्रव्यता प्रयास 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। यानी जो मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं सुन सकता है। आवृत्ति आपका 100 हर्ट्ज है और 100 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकेंड में करता है। तो 1 सेकेंड में कितना कंपन किया, 100, यानी प्रति सेकेंड में 100 किया तो 1 मिनट में कितना बार कंपन करेगा। 100 गुना 60 कीजिए, 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर और 6000 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो है 17 नंबर का जो प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की जो है तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो गुण है इसको तुलना करना है। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश लगता है, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या है, ऋण आवेश लगता है, यानी माइनस वाला। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी आपका जो नाभिक है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है गोल गोल, ठीक है। और इन्हें ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो आपका इलेक्ट्रॉन को ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात रहा आपका प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, यानी प्लस वाला चार्ज, पॉजिटिव, ठीक है। और प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है, कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस में स्थित होता है आपका प्रोटॉन। और इन्हें पी द्वारा सूचित करते हैं, इन्हें पी द्वारा क्या है, जो दिखाते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आपका 2 लिखना है, यहाँ आपका 3 लिखना है, 3 पॉइंट, ठीक है। और आपका जो आखिरी आपका न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन जो नाभिक में स्थित होता, कहाँ स्थित होता, तो आपका न्यूट्रॉन जो नाभिक में स्थित होता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, और इन्हें एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं होता, न माइनस और न ही प्लस चार्ज, ठीक है। और आगे इसमें आपको जब बी नंबर में पूछता हाइड्रोजन के समस्थानिक एच, डी एवं टी के लिए प्रयोग प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध करें। तो सबसे पहले आपको ये तीनों को जानना जरूरी है। एच, डी, टी क्या होता है, ठीक है। एच मतलब होता है प्रोटियम, डी मतलब होता है ड्यूटेरियम और टी मतलब होता है ट्राइटियम, ठीक है। तो एच का सबसे पहले आपको जो है इसको जो है क्या, तो इसका एच का सबसे पहले इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन हम लोग निकालते हैं। तो एच का आपका हो जाएगा प्रोटियम और इसका एच का जो आपका परमाणु द्रव्यमान 1 है और आपका परमाणु संख्या 1 है। प्रोटॉन आपका जो है 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, न्यूट्रॉन 0 कैसे होगा, तो देखिए आपको जो द्रव्यमान माइनस होता है क्या, तो प्रोटॉन माइनस आपका जो है न्यूट्रॉन, मतलब कि आपका जो है देखिए द्रव्यमान आपका 1 है, ठीक है। द्रव्यमान माइनस आपका होता है प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन जितना भी है उसको माइनस करते हैं। द्रव्यमान आपका 1 था, प्रोटॉन भी 1 था, 1 माइनस 1 किया तो आपका 0 हो गया, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग को ही द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। और आपका जो डी से ड्यूटेरियम हो गया तो इसका जो है परमाणु द्रव्यमान 2 है
और परमाणु संख्या एक है, यह ड्यूटेरियम कहलाया। इसका हम लोग देखेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितना होता है। तो डी का जो आपका परमाणु द्रव्यमान 2 और परमाणु संख्या 1। तो इसी प्रकार परमाणु प्रोटॉन जो का प्रोटॉन हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन भी 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन भी आपका सेम प्रोटॉन की तरह होता है और न्यूट्रॉन इसमें 1 होगा, क्योंकि आपका जो है द्रव्यमान यहाँ 2 है और यहाँ पर आपको जो है 1 क्या है, तो 1 प्रोटॉन। तो 2 - 1 कीजिएगा, आपको यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाएगा। और इसका बाद देखिए आपका जो है ट्राइट्रियम। ठीक है, तो ट्राइट्रियम को जो है परमाणु द्रव्यमान 3 होता है और इसका परमाणु संख्या जो है 1 होता है। ठीक है, ये आपको तीनों को ध्यान से रखना है याद कि H मतलब प्रोटियम, डी मतलब ड्यूटेरियम और टी मतलब ट्राइट्रियम, यानी ये हाइड्रोजन के समस्थानिक रूप है। ठीक है, समस्थानिक रूप है जिसमें आपका परमाणु संख्या इसका सेम है। ठीक है, समस्थानिक में परमाणु संख्या सेम होता है, ये आपको याद रखना ध्यान में। तो इसका आपका प्रोटॉन 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इसका परमाणु संख्या 1 है, तो प्रोटोनों के कुल संख्या आपका जो है परमाणु संख्या कहलाता है। और प्रोटॉन 1 है तो 22 जो है कि आपका जो है इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। और यहाँ न्यूट्रॉन आपका 2 होगा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान 3 है और 3 - 1 प्रोटॉन को 1 करेंगे माइनस से, तो आपका न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसको सारणीबद्ध को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, दिक्कत होता कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका 18 नंबर का जो प्रश्न है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से व्याख्या करें। मृदा का निर्माण देखिए यहाँ उत्तर हो जाएगा, मृदा का निर्माण निम्नलिखित प्रकार से है। पहला, सूर्य पत्थरों को गर्म करता है और जिससे वे प्रसारित होते हैं। रात के समय पत्थर सिकुड़ जाते हैं, जिसमें उसमें दरार पड़ जाती है और वह टूट जाती है। तो जब सूर्य का जो किरणें हैं ये इतना तेज होता है जिसके कारण क्या पत्थर गर्म हो जाती है और गर्म होने से वह प्रसारित यानी बिखर जाती है, जो है पूरा बिखर कर और रात में सिकुड़ कर जो टूट जाती है। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट 2 नंबर हो जाएगा कि जल जो है सूर्य के ताप से बनी दरार जो है पानी बनी दरार में पानी भर जाता है, जो यदि हम जम जाता है तो वह दरार को चौड़ा कर जाता है। बहता हुआ जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। इसके अलावा तेज गति के बहता पानी पत्थर के टुकड़े को बाहर ले जाता है, जिससे आपस में टकराकर टूटकर और छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी अपने मूल पत्थरों के स्थान से काफ़ी दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये अगर जब बाहेज के आपका गति जब आता है तेज जो है आपका जो है इसका जो पानी की रफ्तार तेज होगा तो इसका जो पत्थर का स्थान होगा काफ़ी दूर हो जाता है। आगे देखिए हवा से, तो हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकराकर और भी छोटे हो जाते हैं। तेज हवा के कारण जो पत्थर और भी छोटा हो जाता है टकराकर। और आपका नेक्स्ट यानी चौथा के जीव से। ठीक है, तो जीव भी मिट्टी के बने प्रक्रिया को प्रभावित करता है और लाइकेन पत्थर की सतह पर उगते हैं, जो पत्थर को चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते और मिट्टी के परत का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार मिट्टी का निर्माण होता है। 4 गो आपका यहाँ गुण के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। तो जीव द्वारा जो मिट्टी की बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और लाइकेन जो पत्थर इसकी सतह पर उगते हैं। ठीक है, और पत्थर को चूर्ण यानी जो छोटे छोटे जो जब हवा से इसका जो टुकड़ा हो जाता है तो इसको चूर्ण करने में कोई दिक्कत नहीं है और ये आपका जो मिट्टी परत का निर्माण करता है। और इस वीडियो का आपका जो आखिरी प्रश्न पूछता है, ठीक है, संक्रमक के कारक एवं उसके बचाव को उपाय लिखे थे। ठीक है, संक्रमक रोग पूछा है, जो अभी 2 उदाहरण हम लोग शुरू में देखे थे। तो संक्रमक के जो निम्नलिखित कारण है, पहला वायु द्वारा। ठीक है, तो छींकने व खांसने से रोग जो वायु में आ जाता है तथा स्वास्थ्य व्यक्ति में चले जाते हैं। जो भी व्यक्ति जो है रोगी रहता है वो स्वास्थ्य व्यक्ति में चले जाते हैं छींकने के द्वारा। जल द्वारा जो प्रदूषित व संक्रमित जो पानी है पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। मान के चलिए किसी भी जो जूठा हुआ पानी को किसी रोगी जो व्यक्ति है उसका जूठा हुआ पानी को पीने से उसका जो प्रदूषण जो संक्रमित जो उसे भी रोगी कर देता है। लैंगिक संपर्क से कैसे फैलता है ये बीमारी, तो कुछ बीमारियां जैसे एड्स से संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क से फैलता है। ठीक है, साथ रहने से। और आपका जो यहाँ पर चौथा पॉइंट हो जाएगा, कुछ जीव जंतु जैसे मादा
एनफिलीज मच्छर जो भी रोग वाहक काम करते हैं और इसके बचाव के उपाय। तो पहला हो जाएगा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। दूसरा हो जाएगा संक्रमण से बचने के लिए उचित टीका लगाना चाहिए, जो टीका क्यों आवश्यक है वही टीका लगाना चाहिए, ठीक है। और संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई चीज़ों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान के चलिए जो आपका जो है जो रोगी व्यक्ति है उसका द्वारा कोई भी चीज़ प्रयोग किया जाता है तो उसको आप नहीं छूइए, उससे अलग रहिए। और इस तीनों का उपाय से आप जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से फैलने वाली बीमारी से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी के तरह आपका टोटल यहाँ पर 19 प्रश्न कराया गया, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए 5 जुलाई को एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और अधिक से अधिक प्रश्न एग्ज़ाम में पूछेगा। दोस्तों के साथ आपको जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। जहाँ से दिक्कत होता कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।